भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता है। बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ के राजा वीरमणि एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा वीरमणि शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा वीरमणि के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो भटक चुका था। अब इस हाल में राजा वापस नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा वीरमणि को जंगल में ही किसी तरह रात बितानी थी, इसीलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। आगे जाकर जब राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा वीरमणि ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर मौसम खराब हो चुका है, मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी ज्वाला भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। वह आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ज्वाला ने राजा वीरमणि के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ज्वाला ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा वीरमणि ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में तो वापस आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी ज्वाला की बहुत याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। इधर राजा वीरमणि की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी ज्वाला से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी ज्वाला की शादी हो गई। राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी पत्नी ज्वाला के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा वीरमणि की दो बेटियां थी। एक दिन अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें, ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वह भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी ज्वाला के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी ज्वाला की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थी, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही है, तो उसने रसोइयों को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा वीरमणि के भोजन में जहर मिला दिया गया, जिससे राजा वीरमणि की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी, जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मार डालेगा, इसीलिए वह दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह अब प्रजा को एक बेरहम और क्रूर लालची राजा मिल चुका था। वह दासी और दोनों लड़कियां जंगल में गई और दासी ने उनका भरण पोषण शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गई। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें ने बताया कि असल में वह दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था
वह सब भी राजकुमारियों को उसने बता दिया। इसके बाद उस नौकरानी की मृत्यु हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गई। वे अपने माता पिता को याद करती और बहुत रोती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। होनी तो हो चुकी थी। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था और वह दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने दोस्त से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उस लड़की को देखा तो वह भी हैरान रह गया। सोचने लगा, इस सुनसान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इसी दौरान उसे भोजन के जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा तुरंत भागकर वापस गया और जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि जो वह पकाने का प्रयास कर रहा था वह पूरी तरह से जल चुका था। अब वह बहुत परेशान हो गया। तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। फिर उस लड़की ने बहुत अच्छे से भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वह कभी इतनी देर नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ भोजन लेकर वहां पहुंचा तो राजकुमार ने जब उस भोजन को खाया तो वह हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है, जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है। उसी लड़की ने यह भोजन पकाया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। और दूसरी तरफ जब छोटी राजकुमारी अपनी झोपड़ी में वापस आई, वह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी। तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा हाल सुना दिया कि कैसे वह उसे बस देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वह राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने के लिए आएगा। तुम इतनी सुंदर हो कि वह तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा यह रिश्ता अब दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई और जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को बिखरा हुए जाना और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में ही राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर उसके प्रेम में पागल हो गया। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। राजकुमार ने जब यह सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे।
राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया था और दोनों चलने लगे। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके वह सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसी के साथ दूसरी शादी करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और नकचरी थी। उसकी माँ भी राजमहल में ही रहती थी और अब तक वह राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसी वजह से राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया। जब राजकुमार के माता पिता को यह पता चला कि वह दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन दोनों जानते थे कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वह करके ही रहता है। इसलिए उसने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगे, कितनी खुशी की बात है, राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी। और राजकुमार की पहली पत्नी ने कहा, हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहन बनकर रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में बड़े उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी क्या बात है, हर तरफ खुशहाली छाई हुई है, पूरा राज्य सजा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ विवाह करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, मैं गांव से आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो मिल सकता है क्योंकि आजकल राजमहल में बहुत काम है, मैं भी वहां पर जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मर चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी राजकुमारी से कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। असल में वह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम महल में कोई काम दिलवा सकती हो। बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दिया, जहाँ हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह से जानती थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, यह मेरी भांजी है और आज ही यह गांव से आई है। इस बेचारी के माँ बाप मर चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वह मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है। छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी थी। बात को समझते हुए उसे देर नहीं लगी और वह जल्दी से कहने लगी, रानी जी मैं आपकी हर बात मानूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूँ, जब राजकुमार राजा बन जाएगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो।
और मेरे कहने के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी के साथ करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जरा वह देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ रहती और सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। दूसरी तरफ राजा रानी और राजकुमार बहुत खुश थे, अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर यह सोचने लगी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। छोटी बहन यह भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। वह अगर यह बात बता भी देती तो उसकी बात पर कोई विश्वास ना करता, क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी। बड़ी बहन यह बात सुनकर कहने लगी, बहन मुझे यहाँ पर सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल में चलो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने ही कहा था कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तुम अगर कहो तो मैं अभी भी राजकुमार को सारी बात बता देती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो। लेकिन अक्लमंद छोटी राजकुमारी जानती थी कि इस सच्चाई को बताने से सभी लोग उसे झूठा ही समझेंगे। लोग सोचेंगे कि हमने जानबूझकर अपना यह रिश्ता छुपाया, और यह भी हो सकता है कि हम दोनों बहनों को षड्यंत्रकारी या जासूस समझें। यही विचार करके छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, नहीं, तुम अभी किसी को मत बताना। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय आया, राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि बड़ी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। उसने कहा, इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़ों में लपेटकर छिपे छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने वह बच्चा बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है, यह बात तुम किसी से मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो, मैं शाम तक आकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको बताया कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह जानवर के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी, यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही कोई उससे बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएंगे। पर वह नहीं मानी और कहने लगी, मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा हाल बता दिया। इस पर अम्मा ने कहा, बेटी, अब जो होना था वह हो चुका है,
हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। समय आने पर यदि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, समय बीत गया और इसी दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राजतिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने संभाल ली। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। इस बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा ना कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है। आपको और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुम्हें यह काम नहीं करना है तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी साहिबा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी, दीदी यहाँ से चलो। पर बड़ी बहन कहने लगी, अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात से मन ही मन दुखी हो रही थी। बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर छोटी बहन ने बेहोश माँ के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह पिछले दरवाजे से छिपकर बच्चे को अपने घर ले गई और अपनी बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया। फिर वह खुद उल्टे पांव राजमहल में लौट आई। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं है। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल ना जाने यह क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बात से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया जो अपने पिता की जगह मंत्री बन चुका था और आदेश दिया, छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश थी, क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थी। दिन बीतने लगे। कभी कभी राजा को अपनी छोटी रानी की याद आती, लेकिन जैसे ही उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की बात याद आती, वह फिर से रानी से नफरत करने लगता। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं महल का काम छोड़कर जा रही हूँ। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने छोटी बहन को जाने दिया। छोटी बहन अपनी बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस आ गई। वहां वे दोनों बच्चे को पालने लगी। 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। जब राजा और उसका मंत्री अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने ले गए, तो उन्होंने देखा कि वहां 2 बड़े ही सुंदर बच्चे खेल रहे थे। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। आते ही दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ ही एक गाना गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा यह देखकर हैरान रह गया। वह बच्चों के पास गया और उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे हंसते हुए बोले, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक ना एक दिन यह लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। राजा और मंत्री यह सुनकर चौंक गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी मौसी ने। राजा ने तुरंत कहा, बच्चों मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी पर ले गए जहां कुछ साल पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ लेकर गया था। राजा ने जब वहां अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, ए लड़की, यह बच्चे कौन हैं? यह सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा से कहा,
आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूँ। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही तरह राजा थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना के घर, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास आसरा ढूंढते ढूंढते ही आए और वहीं पर उनसे मुलाकात हमारी माँ से हो गई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में ना सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बल्कि हमारे पिता को भी उसका शिकार होना पड़ा और इसी तरह से षड्यंत्र ने हमारे माता पिता को भी मार डाला। हमारे महल में एक दासी थी जिसने हमें यहाँ पर किसी तरह से बचा कर ले आई। इसके बाद हम इस जंगल में रहने लगे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं। अगर महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो मैं कुछ ही समय के बाद सभी को सच्चाई बता देती। लेकिन महल में पहुंचते ही मुझे इस बात का पता लग चुका था कि बहुत ही जल्दी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। वह यह नहीं जानती थी कि वह जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश कर रही है, वह दोनों आपस में बहनें हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात राजा को बता दी कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चे को कुत्तों और बिल्ली के बच्चों से बदल दिया गया, और यह भी बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लिया और सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि अब बड़ी रानी को वह नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि वह छोटी रानी की अपराधी है। पहले तो आप छोटी रानी को कारागार से निकालिए, इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निश्चित करे। राजा को उसकी यह सलाह बहुत पसंद आई और छोटी बहन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत नेक दिल और दयालु है और वह राजा की पहली पत्नी को माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से वह समय वापस नहीं आ सकता था जो छोटी रानी ने कारागार में गुजारा था। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और फिर मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह भांप लिया था कि मंत्री की नजरों में छोटी राजकुमारी के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। इसके बाद वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी की बेड़ियां खुद जाकर कारागार में छोटी रानी के सामने उतार दी। फिर राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, रानी मुझे माफ कर दो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए यहाँ आया हूँ। छोटी रानी को कैद से निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर से सारी सच्चाई बयान की। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गए तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। फिर राजा ने कहा, रानी आज तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो, मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता और दूसरा, यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। अब जो बड़ी रानी थर थर कांप रही थी, यह बात सुनी तो वह रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब तो पूरे महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। इसी मौके पर मंत्री ने राजा के सामने अपनी छोटी राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से छोटी राजकुमारी और मंत्री का विवाह हो गया। इसके बाद वे एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।